2024 के चुनाव में कौन आएगा? ये सवाल हर एक भारतीय युवा के मन में आया ही होगा। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, 2024 में प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव है। One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन? ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। अगर भारत की मुख्य चुनावी पार्टी की बात करें तो सबके मुंह पे 3 पार्टियों के नाम सबसे पहले आएंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं 1947 यानी कि हमारी आजादी का साल, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। अभी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं वो पार्टी तब दूर दूर तक उसका नाम नहीं था। वो पार्टी 1980 में बनी थी और इसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया था। इस पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। अगर पुराने इतिहास की ओर नजर घमाएं तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 2 राष्ट्र के विचार से प्रदूषित हो गया था। सांप्रदायिक अलगाववाद के तुष्टिकरण तथा राष्ट्रवाद की उचित दृष्टि के अभाव के कारण तत्कालीन नेताओं ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। विभाजन के प्रबल विरोध के कारण कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी जी की हत्या के झूठे आरोप के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संपूर्ण बंगाल को पाकिस्तान को देने के विरुद्ध कड़ा आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को बंगाल का केवल आधा हिस्सा ही मिल सका। 1971 की जीत ने इंदिरा गांधी को अहंकारी बना दिया। भ्रष्टाचार, अहंकार और अत्याचार उनके शासन का पर्याय बन गए। दिसंबर 1972 में जनसंघ का 18वां सम्मेलन श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन और बिहार में समग्र क्रांति को लेकर देश में मंथन चल रहा था। बाबू जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन के नेता बने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP आगे बढ़कर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जनसंघ आंदोलन के साथ था। श्री नानाजी देशमुख जी ने JP को आंदोलन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनसंघ के दूसरी बार अध्यक्ष बने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अखिल भारतीय सम्मेलन में बाबू जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, अगर जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई और श्री राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल घोषित कर दिया गया और लोकतंत्र का दमन कर दिया गया। सभी नेता या तो मीसा के तहत जेल में डाल दिए गए या भूमिगत हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगले वर्ष आम चुनाव होने थे, लेकिन संविधान में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। परिणाम स्वरूप चुनाव नहीं हुए। जनता पार्टी आपसी प्रतिद्वंद्विता और सत्ता की राजनीति का शिकार हो गई। वर्चस्व की होड़ में जनसंघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दोहरी सदस्यता का प्रश्न उठाया गया। या तो जनसंघ के लोग जनता पार्टी छोड़ दें या RSS से अपना रिश्ता खत्म कर लें। इस मुद्दे पर जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ दी और 6 अप्रैल 1980 को पंचनिष्ठा 5 प्रतिबद्धताओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन किया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के एक निजी सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए। जनसंघ और संघ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से उन सभी प्रयासों को विफल करने का प्रयास किया जो हिंदुओं और सिखों के बीच दुश्मनी पैदा करते थे। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 31 अक्टूबर को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। श्रीमती की सहानुभूति लहर में चुनाव बह गया। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला चुनाव था और वह केवल 2 सीटें ही जीत सकी। भाजपा को कैडर आधारित संगठन बनाने का संकल्प लिया गया। 1986 में पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी श्री लाल कृष्ण आडवाणी पर आ गई। श्री राजीव गांधी बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाजपा को राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया गया है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसमें वरिष्ठ मंत्री श्री V.P. सिंह ने विद्रोह कर दिया। जून 1989 में पालमपुर, हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ज्वलंत मुद्दा था। यह छद्म धर्म निरपेक्षता और हर धर्म के प्रति वास्तविक समान सम्मान के बीच संघर्ष था। पंडित जी की जयंती पर सोमनाथ से शुरू हुई थी आडवाणी जी की राम रथ यात्रा 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय और 30 अक्टूबर को कार सेवा में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंचना था। रथ यात्रा को
जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में रथ यात्रा रोक दी गई और श्री आडवाणी जी को 5 सप्ताह के लिए वहीं हिरासत में ले लिया गया। 30 अक्टूबर को सभी सरकारी निषेधों को ताक पर रखकर कार सेवा श्री चंद्रशेखर कांग्रेस और उन्होंने ईमानदारी से ही सही लेकिन अयोध्या मुद्दे को सुलझाने का असफल प्रयास किया। राजीव गांधी ने 7 महीने के भीतर ही अपनी सरकार से कांग्रेस का समर्थन वापस ले लिया। जुलाई 1991 में हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा विजयी हुई। छद्म धर्मनिरपेक्षता पराजित हुई। श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिले। बीजेपी की सीटें 86 से बढ़कर 119 हो गईं। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। राम मंदिर का मसला सुलझ नहीं सका और 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा के दौरान कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया।